हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी अरीना पर आपका स्वागत है। आज हम सी सेट 2020 के पीवाईक्यू जिसमें मैथ और रीजनिंग को समझेंगे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, बिना शॉर्ट ट्रिक या बिना किसी फार्मूला के, क्योंकि यूपीएससी में कोई फार्मूला या शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आते, ये आप भी जानते हो। और यूपीएससी का जो भी आगामी एग्ज़ाम है उसमें सी सेट का डर को ख़त्म करके सी सेट को क्वालिफाई किया जा सके, इसी अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चनों को देखेंगे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इनको आसानी से। ठीक है, हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नंबर पे मत जाइएगा, बस क्वेश्चन देखिए आप। कह रहा है कि गुणनफल दिया गया है, ठीक है, 1 गुणे 5 गुणे 10 और ऐसे ऐसे ये 55 गुणे 60 तक है। ठीक है, कह रहा है कि इनके अंत में कितने शून्य होंगे, यानी जो भी संख्या आएंगे उनके अंत में कितने शून्य होंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि शून्य हमें कब प्राप्त होते हैं। कभी भी 2 और 5 के जोड़े से हमें 1 जीरो प्राप्त होता है। ठीक है, एक चीज़ और हम जान लेते हैं कि मान लीजिए हम कह रहे हैं 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5 हमें कितने जीरो प्राप्त होंगे। तो आप कहोगे एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, यानी 2 जोड़े बन रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जो ये 5 जितने हैं 2 उतने हैं, ये 5 एक्स्ट्रा है, तो हम कम वाले ऐसे लेंगे। ठीक है, या तो 5 कम या 2 उसी को लेंगे, क्योंकि जोड़े तो उतने बनेंगे। तो हम देखते हैं, एक चार्ट बनाते हैं। चार्ट इसलिए जिसमें हम 10, 2 और 5 को लिख सकें कितनी बार कौन सा संख्या आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 हुआ, 10 हमें 1 जीरो देगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, और 20 देखिए, 20 क्या देगा हमें, एक 10 देगा और एक बार 2 देगा। 30 क्या देगा, एक बार 10 देगा और 3 देगा, 3 को हमें लेना नहीं है। अब 40 देखते हैं, 40 क्या देगा, एक बार 10 देगा और 4 इसमें बच जाएगा, तो 4 से क्या होगा, 2 बार 2 हो जाएगा। अब 50 से देखते हैं, एक बार हमें 10 मिलेगा। और 60 से देखते हैं हमें क्या होगा, 60 से क्या है कि एक बार हमें 2 मिलेगा और फिर 10 मिलेगा। अब हम ये देखते हैं कि 2 सबसे कम था इसमें। ठीक है, इन गुणनफल में 2 कम था, 5 ज़्यादा था, तो जितने 2 है तो उतने हम 5 लिख लेंगे। नहीं भी लिखेंगे तभी काम हो जाएगा, बस आपके लिए हम बस। तो ये है कि देखेंगे कितने जीरो बनेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि 2 5 से हमें 1 जीरो प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो, 7 जीरो, 8 जीरो, 9 जीरो, 10 जीरो, टोटल हमारे कितने 10 जीरो। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माना एक्स वाई जेड 3 अंकों की एक संख्या है, जहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 का गुणांक नहीं है, तब हमें ये बताना है। ठीक है, एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई बताना है। तो हम पहले एक्स वाई जेड जो दिया 3 अंकों की एक संख्या है उसको हम देखते हैं। तो पहले एक्स वाई जेड निकालते हैं, एक्स वाई जेड। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब जानते हैं हम इसको लिख सकते हैं 100x प्लस 10y प्लस जेड। ठीक, ऐसा क्यों हम लिखते हैं हम आपको बता दें। मान के चलिए कि कोई एक संख्या 155 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना 100 प्लस 50 प्लस 5। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, तो 155 जो है मान के चलिए वो वही है एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में है, और इसको हम इसके फॉर्मेट में लिख दिए। आगे चलते हैं। इसी तरह हमें क्या चाहिए, वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स, इसको हो जाएगा 100y प्लस 10z प्लस एक्स। इसी तरह हमें जेड एक्स वाई निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 100z प्लस 10x प्लस वाई। अब देखिए कह रहा है कि एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई विभाज्य किससे नहीं है, तो हम इनको जोड़ लेंगे तीनों को। तो तीनों को जोड़ेंगे तो हम ये देख रहे हैं 100x 10x और 1x,
कितने हो जाएंगे 111x प्लस ऐसे ही y लेंगे 100x 100y और 10y और 1y 111y। ऐसे ही नेक्स्ट जाएंगे 111z। तो हम 111 कॉमन ले लेंगे तो ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो अब ये देखिए 111 का गुणनखंड क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं 3 गुणे 37 x प्लस वाई प्लस जेड। तो अब ये देखिए कह रहा है कि ये किससे विभाज्य नहीं है, तो 3 से तो विभाज्य है। अब ऑप्शन देख रहे हैं 37 से भी विभाज्य है, x प्लस वाई जेड से विभाज्य होगा ही होगा, तो ये 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि माना पी क्यू आर और एस एक प्राकृतिक संख्याएं हैं कि ये दिया हुआ हम लोगों को ये बताना है इसमें से कि निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। देखिए ये कॉमन सेंस पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कॉमन सेंस से भी, पर हम सॉल्व करते हैं, एक बार जानने की कोशिश करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम लिखते हैं p माइनस 2016 q प्लस 2017। ठीक, तो हम ये जानते हैं p माइनस, अगर q को इधर भेज दें q बराबर 2017 प्लस 2016। तो आप ये देखिए हमें यहाँ कुछ कोई भी अगर जोड़ने पे हमें पॉजिटिव ही तो मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा जो भी यहाँ पे संख्या आएंगी। तो हम ये कहेंगे p बड़ा है q छोटा है। जब q छोटा है तो हमें सबसे बड़ा बताना था कि ये ऑप्शन कट गया। अब आगे देख रहे हैं हम लोग, अब देख रहे हैं ये हो गया, सॉरी p माइनस 2016 इसको लेंगे और इसको लेंगे बराबर r माइनस 2018। तो हम ये लिख सकते हैं p माइनस r, ये हो जाएगा माइनस 2018 प्लस 2016। तो एक चीज़ ये देखिए आप कि 2016 से 2018 बड़ा है, तो ये जाहिर सी बात है जब घटेगा तो ये निगेटिव आएगा, जो भी संख्या आएंगी वो निगेटिव आएगी। तो यानी हम ये कह सकते हैं p छोटा है r बड़ा है। ठीक है, तभी तो आया, तभी तो ये निगेटिव चिन्ह आएगा यहाँ पे। तो हम ये कहेंगे कि p बड़ा नहीं है, तो p ऑप्शन ख़त्म। अब हम फिर देखेंगे, अब लेंगे r और s को, तो r माइनस 2018 और ये हो जाएगा s प्लस 2019। तो r माइनस s और 2019 प्लस 2018, तो ये हमें पॉजिटिव मिलेगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो यानी s छोटा हो गया r बड़ा हो गया। तो s जब छोटा हो गया तो एक ही ऑप्शन बचा हमारा r। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं जो अंक दिया है 1, 2, 3, 4 और 5, कह रहा है इनके द्वारा अंकों की बिना अंकों की पुनरावृत्ति किए हुए बनाई जा सकती हैं अभाज्य संख्याएं। हमें बताना है कि कितनी अभाज्य संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो अभाज्य संख्या के लिए तो आप जानते ही हैं कि अभाज्य संख्या वो है जो खुद से और 1 से कटे। तो लास्ट में हम देखेंगे अगर इससे बनाएंगे जो डिविजिबिलिटी रूल से ही देखें तो लास्ट में तो 2 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, क्योंकि अभाज्य बनेगा ही नहीं। ठीक है, कि आप जानते हैं कि 2 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, कि अंतिम संख्या जो होते हैं 2 का गुणक हो। 4 से क्या होगा कि अंतिम 2 अंक 4 का गुणक हो। और 5 से जो होता है कि जो अंतिम अंक 0 या 5 से कट जाए। ठीक है, उसी तरह अगर हम 3 का देखेंगे तो 3 का क्या होता है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा डिविजिबिलिटी रूल। बाकी हम लेके आएंगे डिविजिबिलिटी रूल पूरी सारी। तो अब देखिए, तो हम एक बार 2 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं 3 का। 3 का क्या होता है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। तो हम एक बार देखते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5,
तो ये कितना होगा, 2 1 3 3 6 4 10 5 15, ठीक है, ये 15 आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि अब ये देखिए 15 तो अभाज्य संख्या है नहीं, ठीक, अभाज्य संख्या है नहीं, तो लेकिन जो ये 1 2 3 4 5 हैं, कोई भी अगर इनका संयोजन बना ले हम लोग, कोई भी संयोजन, वो 15 का योग देगा ही देगा, ठीक है। जब 15 का योग देगा तो अभाज्य संख्या होगा ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, हमें ये बताना है कि जो ये प्रतीक हैं, जो चिन्ह हैं, इन पे क्या रखें कि LHS और RHS बराबर हो जाए। तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले ऑप्शन उठा के देखते हैं कि ऑप्शन क्या रखते हैं। यहाँ पे 2 रखते हैं, यहाँ पे भी 2 रखते हैं, यहाँ पे भी 2 रखते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 लास्ट, इसीलिए यूनिट डिजिट का जोड़ हम लोग देखेंगे इसके बराबर होता है कि नहीं। तो हम ये देख रहे हैं 2 2 4 2 6 2 8 1 9, लास्ट में क्या होगा, यूनिट डिजिट इसका 9 होगा, लेकिन यहाँ तो 2 होगा, तो 2 होगा ही नहीं, ठीक। अब हम नेक्स्ट लेते हैं 3 को। तो हम ये देखते हैं यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। तो हम ये देखें यूनिट, इसका भी देख लें यूनिट पे कौन सा है, 3 3 6 3 9 3 12 1 13 और यहाँ पे 3 आया, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आगे इसी तरह अगर हम लोग देखेंगे 3 प्लस, ठीक है, ये 53 हो गया, 33 हो गया और 31, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये 133 मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन हो गया बी। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है यदि आपके पास 2 सीधी 7.5 फुट और 3.25 फुट की छड़ें हैं तो आप कम से कम कितनी लंबाई नाप सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो डेसिमल दिया है इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, दशमलव को हटा के, ये 75/10 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है और ये हो जाएगा 325 और यहाँ पे दशमलव के बाद 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इसको छोटा करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 15/2, ठीक है, और ये हो जाएगा 25 से अगर इसको काटें तो ये हो जाएगा 25 13/4। अगर हम SCF निकालें इसका तो हम ये देखेंगे जो अंश होते हैं, ठीक है, इनका SCF लेते हैं और जो इसका हर होता है हम उसका LCM लेते हैं, ठीक। तो 15 और 3 का SCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है आपको, 1 हो जाएगा, ठीक है, और 2 और 4 का LCM क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा आंसर 0.25, ठीक है, फुट में है तो फुट में आ जाएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि दिया गया है एक अनुक्रम दिया है 14 18 20 24 30 32 और आगे भी ऐसे ही संख्या है कि प्रत्येक संख्या में एक सरल गणितीय संक्रिया द्वारा अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त किया जाता है। निम्न में से कौन सी अनुक्रम की अगली संख्या है, ठीक। तो हम ये जानते हैं, ये देखिए कह रहा है कि एक अनुक्रम बन रहा है और अभाज्य संख्या है, तो 14 18 से क्या ऐसा बने जो अनुक्रम बनाया जा सकता है जो अभाज्य हो। तो हम देखेंगे, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये देखिए, अगर इसमें से हम लोग 1 घटाते तो ये 13 होता है, इसमें से अगर 1 घटा रहे तो ये 17 होता है, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे ये 19 हो जाएगा और इसमें 1 घटाएंगे 23 और ये हो जाएगा 29 और ये हो गया 31। तो ये देखिए सारे अभाज्य संख्या है, 13 17 19 23 29 31 एक अभाज्य संख्या, एक अनुक्रम बन रहा है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे तो ऑप्शन पे आप आ जाइए कि नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे। तो अगर हम 34 में से 1 ले रहे हैं तो ये कितना बच रहा है, 33 हो रहा है, और 36 में से अगर 1 घटा रहे हैं तो ये 35 बन रहा है, और ये भी अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये 3 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, और फिर ये 38 में से अगर 1 हम ले रहे हैं माइनस कर रहे हैं तो ये 37, ये एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो रहा है जो हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए
नेक्स्ट ये कह रहा है, एक पुस्तिका है जिसके पन्ने समान रूप से पहले पन्ने की संख्या 1 से प्रारंभ करते हुए अंकित है, 1 2 3 4 ऐसे है अंकित किए गए हैं, और कह रहा है कि पुस्तिका से एक पन्ना फाड़ लिया जाता है तो बचे हुए पन्नों पर अंकित पृष्ठ संख्याओं का योग 195 है। तो जो 195 है जो योग बता रहा है वो बचे हुए पन्नों पर है, यानी हम ये कह सकते हैं कि 195 से अधिक ही होगा, क्योंकि कुछ पन्ने तो फाड़ लिए गए हैं, ये तो उसका योग दिया गया है 195 जो बचे हुए हैं। तो आप जानते होंगे, अगर हम आपसे बोलें कि 1 से 10 तक की गिनती को आपको जोड़ना है, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे ऐसे प्लस 10 तक, तो आप क्या करोगे? ये तो आसान है कि आप जोड़ लोगे 1 2 3 3 6 4 10 ऐसे ऐसे। अगर यही बड़ा संख्या हो तो जोड़ थोड़ा मुश्किल होगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, n+1 अपान 2, ठीक है, इसका फार्मूला कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, ये बेसिक ही है, इसका यूज करेंगे। तो हम ये देखते हैं 10 × 11/2 ये हो जाएगा 55, ठीक है। बस हम एक बता रहे हैं मोटा मोटी आपको कि ये इसका यूज क्या है, ठीक। तो इसी तरह मान के चलिए 195 तक हमें एक जोड़ मिला हुआ है, तो हम ये देखेंगे कि जो n+1 अपान 2 है 195 + x होगा। तो हमें लास्ट संख्या चाहिए, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि क्या हो सकता है। चलिए हम 20 लेके देखते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा 210, 195 से बड़ा है, तो हम 20 ना लेके, ठीक है, 20 पन्ना ना लेके हम उससे और कम लेते हैं। चलिए हम मान के चलते उसमें 19 पन्ने थे, ठीक, तो 19 पन्ने होंगे, ये 19 हो जाएगा, और इस फार्मूला में रखेंगे ये 20/2, टोटल हो जाएगा 190। तो 190 तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि आप ये देखो योग 195 आ रहे हैं, पन्ने भी फटे हुए हैं, तो हमें तो 195 से ऊपर चाहिए था ज़्यादा अंक, तो वो हो गया हमारा ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 210, और ये 195 है यहाँ पे। तो हम 210 में से 195 घटाएंगे तो x का मान निकल आएगा, हमारे पास कितना बचेगा, 15 हो जाएगा ये, ठीक है, यानी जो पन्ना फाड़ा गया उसके अंकों का योग 15 होंगे। तो हम ऑप्शन में देखते हैं कौन सा 15 बन रहा है, ये 6 5 11 बन रहा है, तो ये होगा नहीं, 8 7 15 ये बन रहा है, यानी ये सही है, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक पैटर्न बनता है, आप लोगों ने किया होगा इसको, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखते हैं कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है, तो हम 5 5 का पेयर बना लेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारा 5 5 का पेयर हो गया। अब देखेंगे कि क्या एक अनुक्रम बन रहा है कि सेम पैटर्न पे जो ये जोड़े हो गए, ये हो गए, हो गए, इनमें एक पैटर्न बनेगा, तो वही पैटर्न हमें ढूंढना है। तो हम ये देखेंगे ये ए बी है, तो और यहाँ पे तो कुछ ऐसा बनेगा ही नहीं, तो फिर हम ये देखते हैं ये ए है, ठीक, ये पहले अक्षर पे जो ये 5 का जोड़ा बना है उसके पहले अक्षर पे भी ए है, और ये 5 जोड़े में ये बी है, और फिर यहाँ मान के चलते हैं सी हो सकता है, और फिर देखिए आगे डी है, यानी ए बी सी डी एक पैटर्न बन गया। वैसे ही आगे फिर बढ़ेंगे, ये देखिए बी है, इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे सी हो जाएगा, फिर यहाँ पे डी आ गया, ई आ गया, यानी ये सही है। अब ये देखिए, अब हम ले लें ये क्या है, अब बच रहा हमारे पास ये वाला, ठीक, 5वें पे। अब यहाँ पे देख रहे हैं 5वें पे बी है, तो यानी इसके पहले ए आया होगा, ए बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब बचा हमारे पास ये, तो अब ये देख रहे हैं ये चौथे नंबर पे क्या है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, ठीक, सॉरी ये बी है, तो बी सी डी और यहाँ पे आ जाएगा ई, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ए सी सी ई, ठीक है, जो हमारा ये होगा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि माना कि
एक संख्या ये दिया है और ये दिया 4 अंकों की संख्या है जहाँ प्रत्येक वर्ण 3 से बड़े भिन्न को दर्शाता है। प्रत्येक वर्ण 3 से बड़े भिन्न अंक को दर्शाता है। ठीक, तो हम ये कहेंगे, और यदि संख्याओं का योग दिया है, इतना दिया है, तो ए और डी के बीच का अंतर निकालेंगे। तो 4 अंकों की संख्याएं जो दी हुई हैं हम उसको पहले लिख लेते हैं। ए हो गया, 3 हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक, और यहाँ लिखते हैं डी ई 2 एफ। ठीक है, और ये कितना दिया है, उनका योग दिया हुआ है 2, 0, 9 और 15। तो हम ये देखते हैं कि क्या ऐसी संख्या सी और एफ के जगह लिखें कि हमारा 2 बने। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 3 से बड़े होने चाहिए जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम ये दिखें, यहाँ पे 8 4 लिख सकते हैं। 8 4 12, 2 कैरी आया 1, और 2 1 3। ठीक है, 2 1 3, और बी के पास क्या लिखेंगे, 0 बन जाए। 2 1 3, यहाँ पे 7 लिखेंगे, 10 बन जाएगा, कैरी आ जाएगा 1। 3 1 4, और यहाँ पे क्या लिखें कि 9 बन जाए, यहाँ पे 5 हो जाएगा 9। अब देखिए ए और डी को हमें 15 बनाना है, तो क्या ऐसा लिखें, तो आप कहेंगे 8 7। 8 7 तो होगा नहीं, क्योंकि 8 यहाँ पे देखिए सी आ गया है और पहले 7 आ गया, और ये कह रहा है भिन्न अंक है क्वेश्चन में। तो हमारे पास क्या बचे, 9 और 6। ठीक है, 9 6 15। तो कह रहा है ए और डी का अंतर बताना है, तो 9 में से 6 जाए 3, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 कथन दिया गया S1 और S2, और जिनके उपरांत एक प्रश्न है। ठीक है, पहले कथन, प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है क्या इस पुस्तक में 100 से अधिक रेखा चित्र हैं। अब देख लें S1 में क्या कह रहा है, 51 पृष्ठों की एक पुस्तक में किसी भी पृष्ठ पर 2 से अधिक रेखा चित्र नहीं है। 2 से अधिक रेखा चित्र नहीं है, यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, और 0 भी हो सकता है। तो हम ये मान के चलें, चलो अगर 51 जो पृष्ठ है, ठीक है, अगर इसमें 2 बना रहे हैं कि 2 रेखा चित्र बने हुए, तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। ठीक, और दूसरा S2 क्या कर रहा है, प्रत्येक पृष्ठ पर कम से कम एक रेखा चित्र है। कम से कम एक रेखा चित्र है, यानी 51 पृष्ठ है और एक रेखा चित्र है, तो ये 51 हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 100 से अधिक रेखा चित्र है। भाई हमें तो यूनिक आंसर चाहिए, तो हम ये जानते हैं कि अगर कम से कम 51 होगा, अधिक से अधिक 102 होगा। ठीक है, क्योंकि जो रेखाचित्र के संख्या होंगी वो 51 से 102 के बीच है। तो भाई 9 तो S1 सेटिस्फाई कर रहा है, 9 S2, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा सी। S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि लड़के और लड़कियों का दिया गया है, अंग्रेजी के माध्यम में प्राप्तांक है और हिंदी में प्राप्तांक है। ठीक है, और उनका ये एवरेज दिया गया है, और ये एवरेज इसका निकालना है। ठीक है, तो एवरेज निकालने पहले ये देख लेंगे कि एवरेज निकालने के लिए लड़के और लड़कियों की संख्या क्या है। तो पहले लड़कियों की संख्या मान लें, जी मान लें, क्योंकि गर्ल्स जी, और इसको बी मान लेते हैं, बॉय। अब देखेंगे लड़कियों की संख्या अंग्रेजी में कितना पाई है, आप कहेंगे कि 9G हो जाएगा। ठीक है, प्लस लड़के कितना पाए अंग्रेजी में, 8B हो जाएगा ये। और एवरेज के लिए क्या करेंगे, लड़कों और लड़कियों के संख्या को जोड़ के भाग दे देते हैं, जो भी संख्या ही होती है। तो ये हो जाएगा G प्लस B। ठीक है, बराबर ये दिया है इनका एवरेज 8.8। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9G प्लस 8B, और इसको इधर भेज देंगे 8.8G प्लस 8.8B। ठीक है, अगर हम इसको इधर भेजना माइनस करें, 0.2G हो जाएगा, और इसको इधर भेजें 0.8B हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2 चौको 8, यानी G/B हो जाएगा 4/1। तो 4:1, ये अनुपात में हो गया।
ये इनकी संख्या हो गई, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 4x और या x, ठीक है, ये इनकी संख्या आ गई। अब हम इसको इसी तरह जो हिंदी में एवरेज पूछा है ये हम इसको निकालेंगे, ठीक। तो हम ये देख रहे हैं कि 4x ये किसका है, लड़कियों का संख्या है, और हिंदी में प्राप्तांक लड़कियों कितना 8, तो 8 चौको 32x, ठीक है। अब लड़कों का देख रहे हैं, लड़कों का हो गया 7, ठीक है, और यहाँ पे लड़के कितने हैं संख्या x, तो टोटल हो गया 7x, ठीक है, बट्टे। अब लड़कों और लड़कियों का संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x और x 5x, तो ये हो गया 5x। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 39x बट्टे 5x, x से चला जाएगा, ये हो जाएगा 7.8, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, ब्लड रिलेशन का है। देखिए कह रहा है एक परिवार की 2 पीढ़ियों के 6 सदस्यों में P, Q, R, S, T और U में 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं, ठीक है, 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं, और 2 ही पीढ़ी है, ठीक है। कह रहा है कि उनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं, ठीक है, 2 विवाहित जोड़े हैं और 2 अविवाहित सहोदर हैं। तो यूपी की पुत्री है, क्वेश्चन में कह रहा है यूपी की पुत्री है, तो यानी हम इसको ऐसे बना सकते हैं ना कि यू जो है पी की पुत्री है, पुत्री मतलब फीमेल के लिए हम माइनस का निशान लगाएंगे, ठीक है, सॉरी ये यू पुत्री है ना, देखिए क्या कह रहा है यू पी की पुत्री है, यू जो है पी की पुत्री है, ये अब पी तो हमें नहीं पता है कि मेल है या फीमेल है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या कह रहा है, क्यू आर की सास है, क्यू जो है आर की सास है, यानी जो क्यू है आर की सास है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई जो आर है, आर का जेंडर हमें डिसाइड नहीं है, पति या पत्नी, और यहाँ भी पति या पत्नी नहीं, यानी दोनों ये शादीशुदा होंगे, विवाहित जोड़े होंगे, ठीक है। तो क्यों ये हो जाएंगी सास कह रहा है, यानी ये फीमेल हो गई, महिला है, ठीक, तो माइनस का निशान, हमें आर का और इसका जेंडर पता नहीं। अब आगे देखते हैं, कह रहा है टी अविवाहित पुरुष है, टी अविवाहित पुरुष है। सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं P Q R S T U। अब इसमें से हम ये देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था, 3 पुरुष या 3 महिलाएं हैं, हमें 2 महिलाओं को तो पता चल गया, U महिला है, Q भी महिला है, ठीक है। अब क्या कह रहा है T अविवाहित पुरुष है, T भाई पुरुष बता दिया कि ये पुरुष है, अविवाहित है, तो T तो यहाँ होगा नहीं, ठीक है, T अविवाहित है तो यहाँ होगा नहीं, और हमें जनरेशन 2 ही बनाना है, ध्यान दीजिएगा, पीढ़ी हमारी 2 ही रहनी चाहिए, ठीक। और आगे फिर देख लेते हैं क्या कह रहा है, यश एक पुरुष है, यश भी एक पुरुष है, तो जाहिर सी बात है हमें पीढ़ी 2 ही बनानी है, और क्या है कि यश एक पुरुष है, तो हम ये कह सकते हैं T यहाँ आएगा नहीं, तो T जब यहाँ आएगा नहीं क्योंकि अविवाहित है तो यहाँ विवाहित आने चाहिए, तो यस आएगा, ठीक है। और कह रहा है यस एक पुरुष है, तो आर महिला हो जाएगी, ठीक है, तो आर यहाँ पे महिला, हमारे पास 3 देखो महिलाओं प्राप्त हो गई। अब हमारे पास 2 पुरुष हैं, एक ये और एक ये, तो जाहिर सी बात है P भी पुरुष होगा, ठीक, P भी पुरुष होगा, और हमें 2 पीढ़ी बनानी है, तो ये क्या हो जाएगा, कह रहा है कि 2 विवाहित जोड़े हैं, एक विवाहित जोड़ा ये हो जाएगा, एक विवाहित जोड़ा ये हो जाएगा, ठीक है, 2 विवाहित जोड़े मतलब एक ये जोड़ा एक ये जोड़ा, 2 विवाहित जोड़े होंगे। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से, अब अब टी का देख लेते हैं, तो क्वेश्चन में कहा है कि 2 अविवाहित सहोदर हैं, सहोदर क्या हो जाएगा, अब ये आ जाएगा टी इसका सहोदर हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन देखते हैं, ये ऑप्शन देखते हैं, कह रहा आर यू का पति है, आर जो है यू का पति है, ये कोई बन ही नहीं रहा जोड़ा, ठीक है, क्योंकि भाई आर यू का पति है, आर तो भाई पत्नी है एस की,
ठीक है। तो हमारे देखो ये बी ऑप्शन में क्या लिखा है, आर एस की पत्नी है, आर जो है एस की पत्नी है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कैलेंडर का क्वेश्चन है, कह रहा है, सॉरी थोड़ा एडजस्ट करने में ये दिक्कत हो रही है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हम करेंगे। कह रहा है यदि किसी विशेष वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है, ठीक है, 12 जनवरी को रविवार है, तो हमें बताना है, ऑप्शन ये दिए हुए हैं। कह रहा है कि 15 जुलाई को रविवार है यदि एक अधिवर्ष है, अधिवर्ष मतलब होता है लीप ईयर, और एक अधिवर्ष नहीं है मतलब नॉर्मल ईयर। तो हम ये देखेंगे कि 12 जनवरी से 15 जुलाई तक जाएंगे, देखेंगे रविवार आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो पहले हम ऑप्शन ए को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले 12 जनवरी में 31 होता है, तो बचेगा 19। ठीक है, और 19 में हम ये देखते हैं कि 19 ना लिख के हम सीधे 7 से भाग देंगे, जो शेष लिखेंगे, क्योंकि शेष इसलिए कि आप जानते हैं 0 आएगा, तो 0 पे संडे होता है, ठीक है, 1 पे मंडे होता है, ठीक है, 2 पे ट्यूसडे होता है, ऐसे ऐसे मतलब 7 दिन पे ये रिपीट होता है, इसीलिए हम शेष लिखेंगे। जो 19 बचेगा तो 7 दूनी 14, 5 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाएगा जनवरी फरवरी हो जाएगा 29, क्योंकि ये बोला है लीप ईयर बोला है ये, तो लीप ईयर है तो हम 29 लेंगे, तो 7 चौको 28, 1 बच जाएगा। ठीक है, फरवरी, अब मार्च में हो जाएगा 3 बच जाएगा। ठीक, और अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, और अब देखिए जुलाई का है कि जुलाई 15 आना हमें। ठीक है, तो 7 दूनी 14, हमारे पास बच जाएगा 1। ठीक, तब हम इसको देखते हैं, जोड़ लेते हैं कितना बन रहा है। 5 1 6, 5 1 6, 3 9, 2 11, 3 14, 2 16, 1 17, ये 17 आ रहा है। 17 में अगर हम 7 से भाग दें तो 7 दूनी 14, बचेगा हमारे पास 3 क्या हो जाएगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है, तो ये होगा नहीं आंसर, क्योंकि हमें तो भाई रविवार चाहिए, तो ये ऑप्शन कट गया। अब क्या कह रहा है, 15 जुलाई को रविवार है यदि वर्ष एक अधिवर्ष है। ठीक है, कह रहा 15 जुलाई को रविवार है यदि वर्ष एक अधिवर्ष है। अब देखिए ये हम जो ऊपर ये निकाले थे, 1 मिनट, जो ये 17 आया है, ये हम क्या निकाले थे, ये लीप ईयर का निकाले थे। लीप ईयर क्या नॉर्मल ईयर से एक दिन ज़्यादा होता है, तो हम एक अधिवर्ष निकालना है, नॉर्मल ईयर नहीं, तो हम एक इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 में 7 से भाग देंगे, क्योंकि हमें 15 जुलाई तक का ही निकालना है। ठीक है, ऊपर भी 15 जुलाई तक का ही निकाले थे हम लोग, तो 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा कि 12 जुलाई को रविवार है यदि एक अधिवर्ष है, लीप ईयर है। ऊपर हम जानते हैं जो 17 आया है ये, ठीक है, जो 17 आया था वो लीप ईयर का था। ठीक, लेकिन हमें अब यहाँ देखिए, पहले 15 जुलाई का ऊपर निकाले थे, जो ये 17 आया है ये 15 जुलाई का निकाले थे, अब हमें 12 जुलाई का निकालना है, तो 17 में से 3 हम निकाल देंगे। ठीक है, तो ये कितने बचे होंगे, 14 हो गए। अब इसमें 7 से भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, बचेगा 0, और 0 क्या आएगा, 0 हो जाएगा, ये देखिए संडे। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कह रहा है 4 संख्या दिया गया है, PQRS के संबंध में 2 कथन है, S1 और S2, और इसके उपरांत एक प्रश्न दिया गया है हमें। तो S1 कह रहा है, ठीक है, पहले प्रश्न देख लेते क्या कह रहा है कि 4 संख्या दिया गया है, PQRS, और कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, हमें यही देखना है कि कौन सबसे बड़ा है। तो पहले कह रहा है कि R P और Q से बड़ा है, R जो है P से भी बड़ा है और Q से भी बड़ा है। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन फिर देखिए कह रहा है कि चार संख्याओं में से पी क्यू आर और एस कौन सा सबसे बड़ा है। तो हम पहले S1 से तो ये नहीं कह सकते ना कौन बड़ा है, क्योंकि भाई यस भी तो है अभी, ठीक। तो सीधी सीधी बात है कि इससे तो हम लोग बता नहीं सकते। अब क्या कह रहा है, यस सबसे बड़ा नहीं है, यस सबसे बड़ा नहीं है यानी सबसे छोटा हो सकता है, और चाहे पी से भी बड़ा हो सकता है। तो हम ये कहेंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये कह रहा है कि यस सबसे बड़ा नहीं है, यानी यस सबसे छोटा हो सकता है, ठीक है। मतलब आर से तो बड़ा होगा नहीं, तो सीधी सीधी बात है हमें क्या होगा कि सिर्फ इससे भी नहीं पता होगा, हमें दोनों चाहिए, ठीक है। ये बताने के लिए कि सबसे बड़ा कौन है आर, हमें S1 और S2 दोनों चाहिए। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें दोनों कथन S1 और S2 एक साथ उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है कि दो कथन दिया गया है S1 और S2, ठीक है। S1 कह रहा है n एक अभाज्य संख्या है और S2 कह रहा है n को 4 से विभाजित करने पर एक शेष आता है। और प्रश्न दिया गया है यदि n 10 और 20 के बीच एकमात्र प्राकृतिक संख्या है, तो हम ये देख लेंगे 10 और 20 के बीच, ठीक है, अभाज्य संख्या कितने हैं। तो अभाज्य संख्या निकालेंगे, 11 हो जाएगा, सॉरी 11, 13, 17, 19, 11 और 20 के बीच इतने अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो भाई n एक अभाज्य संख्या है, तो हम बता सकते हैं क्या यहाँ पे कि n एक अभाज्य, यहाँ तो 4 अभाज्य संख्या है, कुछ भी हो सकता है n का मान, 11 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है। और फिर क्या कर रहा है S2 में n को 4 से विभाजित करने पर 1 प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे 4 से अगर विभाजित करें तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे करें तो 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी हमें यूनिक आंसर नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है कि दोनों को भी मिला के भी हम आंसर नहीं दे सकते। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं के संबंध में दिया गया S1 S2 है, कह रहा है कि उनका गुणनफल 21 है, यानी गुणनफल 21 है और उनका योग 10 है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि वे दो संख्याएं क्या हैं। तो भाई हम ये कह सकते हैं 7 और 3 हो सकती हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते हैं कि देखिए हमें इसमें भी यह है कि स्टेटमेंट वाले में हमें यूनिक आंसर चाहिए होता है बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं भाई अब इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ऐसा कह नहीं सकते सिर्फ ये देख के भाई 7 का ये बी भी हो सकता है और ये ए भी हो सकता है। तो हम कैसे ये जानेंगे, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसको। और कैसे निकालेंगे, तो हम ये कह सकते हैं ए प्लस बी का पहले होल स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और हो जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा 42 और इधर आएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 58, ठीक है। अब फिर देखते हैं हमें ए माइनस बी निकालना है, क्योंकि देखिए ये एक इक्वेशन मिल गया है, हमें ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी का अगर हम लोग कर रहे हैं वर्क, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम यहाँ 58 लिख दें, ठीक है, और यहाँ पे लिख दें ए बी की जगह 21 दिया है तो 42, तो ये हो जाएगा हमारा 16। तो यानी ए माइनस बी बराबर हम लोग का हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब ये देखिए दूसरा इक्वेशन बन गया, तो हम यहाँ से ले लेंगे पहला और दूसरा इक्वेशन ए प्लस बी और दूसरा हो गया ए माइनस बी। तो ए प्लस बी 10 है और ए माइनस बी दिया हुआ है 4, ठीक है। अगर ये कट जाएगा तो यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और बी बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। जब हम दोनों का S1 S2 का देखें तभी तो हमारा आंसर निकला। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी हो जाएगा, S1 और S2 एक साथ उत्तर देने के लिए, सॉरी ये नहीं होगा, ये हो जाएगा कि हाँ ये दोनों कथन S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, अकेले के लिए पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट कह रहा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है, फिर वह दाहिने मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। यदि उसके घर का मुख पूर्व की ओर है तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। पहले ये देखिए, घर का मुख पूर्व की ओर है, ठीक है, तो हम ये मान के चलें ये उसका घर होगा, ठीक है, और उसका मुख घर का पूर्व की ओर है। और क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कर, एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है। घर के पीछे ये हो जाएगा जब ये मुख इधर है पूर्व की ओर, तो पीछे कह रहा है 25 मीटर चलता है, ठीक है, ये 25 मीटर चलता है इधर की तरफ। कह रहा है कि फिर वो दाहिने 50 मीटर मुड़ता है, दाहिने यानी ये जब इधर चलेगा दाहिना इसका ये होगा, तो ये देखिए दाहिने कह रहा है 50 मीटर चलता है, ठीक। फिर कह रहा है कि बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब इधर चलेगा तो बायां ये हो जाएगा, तो बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभ तो यहीं से हुआ था, और ये देखिए ये दिशा पूछ रहा है आपसे, तो इसके लिए हम ये प्लस बना लीजिए, तो ये देखिए ये उत्तर हो गया और पश्चिम हो गया, तो ये हमारा डी आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पीडीएफ एडजस्ट करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए सॉरी। देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन में कि सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं और सभी संख्या 3 से विभाज्य हैं, ये कथन दिया गया है। जब कोई भी संख्या 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, अगर एलसीएम देखेंगे 6 होगा, वो मतलब 6 ऐसी संख्या है जो 2 से भी विभाज्य होगी और 3 से भी विभाज्य होगी, 6। अब क्या कह रहा है, निष्कर्ष एक में कह रहा है कि सभी संख्या 6 से विभाज्य होगा, तो सही बात, जाहिर सी बात है 6 से विभाज्य होगा। जो 2 और 3 से विभाज्य होगा वो 6 से भी विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, निष्कर्ष 2 में सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होगा, तो है नहीं, 6 4 से विभाज्य होगा, नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, तो ये हो जाएगा निष्कर्ष 1। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम स्लो चल रहे हैं, बाकी आप बताइएगा जो भी सजेशन हो आपके लिए, ठीक है। अब देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, कह रहा है कि सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, सभी जो कैट हैं बिल्लियाँ, कह रहा है कि कुत्ते हैं, ठीक है। और कह रहा है सभी बिल्लियाँ काली हैं, सभी जो बिल्लियाँ हैं वो काली हैं। एक तो एक फिगर बन जाएगा ये, ठीक। कह रहा है कि सभी कुत्ते काले हैं, सभी कुत्ते काले हैं, तो ऐसा हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए अगर फिगर चाहे, ठीक, तो ऐसे भी तो बन सकता है। ये मान लीजिए कैट हो गया, ये डॉग हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि सभी बिल्लियाँ काली हैं, तो भाई जाहिर सी बात है ये ऐसे भी फिगर बन सकता है, ठीक है, कि सभी कुत्ते काले हो सकते हैं, और चाहे तो ऐसे भी फिगर हो सकते हैं कि नहीं भी हो सकते, तो ये हम कह सकते हैं ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा कुछ कुत्ते काले नहीं हैं, कुछ कुत्ते काले नहीं हैं, ठीक है, कुछ कुत्ते काले नहीं हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप एक चीज़ ये देखिए, जब बोल रहा है ये सभी जो बिल्लियाँ हैं, ठीक है, वो कुत्ते हैं, डॉग हैं, और ये भी कहा कि सभी बिल्लियाँ काली हैं, सभी बिल्लियाँ काली हैं, और यहाँ पर कह रहा कुछ कुत्ते, निष्कर्ष 2 में देखिए कुछ कुत्ते काले नहीं हैं, कुछ कुत्ते काले, ये फिगर बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि हर हाल में कुछ ना कुछ तो काले होंगे ही कुत्ते, ठीक है, क्योंकि सी तो इसमें कॉमन है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं ना तो निष्कर्ष 1 नहीं 2, ठीक है। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ऊपर लिखे हुए अनुक्रम में कितनी विषम संख्याएं के बाद विषम है। ये देखिए विषम संख्याओं के बाद विषम है, ठीक, तो हम ये देखते हैं। देखिए 5 के बाद 1 आया, विषम संख्या हो गया, ठीक है, हमें विषम संख्या देखना है। देखिए 7 के बाद 3 आया, ये विषम संख्या हो गया, ठीक है। अब आगे देखें 9 एक विषम है लेकिन ये नहीं है, ठीक है। और फिर ये देखिए 5 के बाद 7 आ गए, ये एक विषम संख्या है, ठीक। और नेक्स्ट देखते हैं कि अच्छा देखिए एक यहाँ छूट गया है,
5 के बाद एक ये, 7 के बाद 3 विषम आ गए, और यहाँ देखिए 3 के बाद 9 भी विषम है ना, ये बन रहा है एक, ठीक है। और इस तरह नेक्स्ट जाएंगे, 3 के बाद 1 हो रहा है, और 1 के बाद 5, ये भी विषम है। अब इधर देख लें, 8 के बाद 6, ये होगा नहीं, 3 एक विषम है, ये होगा नहीं, ठीक है। 5 के बाद ये भी नहीं होगा, 2 के बाद 4 आ गया, 3 के बाद 4 आ गया, ये होगा नहीं, 9 के बाद 6 हो गया, ये होगा नहीं। तो हम देख लेते हैं कितनी विषम संख्या है। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी हो गई? 6 विषम संख्या है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है, एक क्वेश्चन कर रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में ये बाएं छोर से 16वें स्थान पे है, ठीक है। ये कह रहा है, ये ए है, ठीक है। ये बाएं छोर से, ये जो है ये बाएं छोर से 16वें स्थान पे है, ठीक। और भी दाएं छोर से 18वें स्थान पे है, यानी भी कह रहा है ये दाएं छोर से 18वें स्थान पे है। अब कह रहा है जी ए के दाईं ओर से 11वें हैं, ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया हम लोगों के हिसाब से कि ये बाएं की तरफ से ए जो है 16वें है। अब कह रहा है कि ए के दाएं ओर से, तो ए के दाईं ना तो ये होगा ना, ए के दाएं ओर से 11वां है जी, ठीक है। तो ए के दाएं छोर से तो 16 ये है, और 11वां वो कितना हो गया, 16 11 27, यानी इधर से जो है जी क्या है, 1 मिनट, ठीक है। अब जी क्या हो गया, जो जी है ए के दाहिने छोर से 11वां यानी 27वां है, 16 + 11 27, ठीक। और भी से 3 स्थान पर दाहिने छोर से, यानी भी के 3 स्थान पर दाहिने छोर, तो ये हो गया भी के, ए का दाहिना ये हुआ तो भी का ये हो जाएगा। तो दाहिने छोर से ये 18 पे है, तो ये कितने पे हो जाएगा, 15 पे हो जाएगा जी, इधर से, ठीक है। जी जो है इधर से 15, इधर पे 27 हो जाएगा। तो हम दोनों को अब जोड़ लेंगे, ठीक है। 15 + 27, ये कितना हो गया, ये हो गया 42। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम इधर से भी जी को जोड़े हैं और इधर से भी जी 2 बार जोड़ लिया गया, तो हम एक इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 41, ठीक है। पंक्ति में लड़कों की संख्या हो गई 41, ये हो गया हमारा बी आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि 3 कथन दिया गया है, S1 S2 S3, ठीक है। हमें ये बताना है प्रश्न से ए बी सी और डी में सबसे छोटा कौन है, ठीक है, सबसे छोटा कौन है, ठीक। कह रहा है कि यहाँ देखिए सी डी से छोटा पर ए और बी से बड़ा है, कह रहा है सी जो है डी से छोटा है पर ए और बी से बड़ा है, पर कह रहा है कि सी जो है ए और बी से बड़ा है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो कह रहा है उसमें, ठीक है। तो कह रहा है कि डी सबसे बड़ा है, ठीक है, डी सबसे बड़ा है, और हमें ये देखना है कि सबसे छोटा कौन है, ये बताना है। तो पहला से तो हमें कह रहा है कि डी सबसे बड़ा है, यानी डी जो है ये सबसे बड़ा है, ठीक है। डी जो है ए से भी बड़ा है, बी से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है। अब देखिए ए बी से बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है, ये कह रहा है। और ऊपर देखिए ये जो है ए से सी बड़ा है और बी से भी बड़ा है, तो जाहिर सी बात है, और ये हो गया डी सबसे बड़ा है, ठीक। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं कि हम ये कहेंगे, कह रहा है कि डी सबसे बड़ा है, तो भाई अगर इसका कोई ज़रूरत था, नहीं था, हमें तो आंसर इससे और इससे भी मिल जाएगा। तो सीधे हम कह सकते हैं कि S1 और S3 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 1 और 100 के मध्य कितनी ऐसी पूर्ण संख्या हैं जिनमें एक अंक 4 लेकिन वे 4 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, एक अंक 4 है लेकिन 4 से विभाज्य। पहले हम ये देख लेते हैं 1 से 100 के बीच कितनी 4 पड़ेंगी। तो हम लिख लेते हैं इसको, 4 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 24, 34, फिर 40, फिर हो जाएगा 41 हो जाएगा, फिर 42 हो जाएगा, फिर 43 हो जाएगा, 44 होगा, 45 होगा, 46 होगा और 47 होगा, 48 होगा, 49 होगा और फिर देखिए 54 हो जाएगा, फिर 64 होगा, 74 होगा, 84 होगा और 94 होगा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जिनमें एक अंक 4 है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। एक अंक 4 है, ठीक है, तो हम एक अंक वाले ले लेंगे जो 4 से विभाज्य, लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले ये देखिए 14 देख लीजिए, एक अंक 4 है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। फिर हम आ जाएंगे 34 ले लेंगे, फिर 41 ले लेंगे, फिर हम 42 भी ले लेंगे जो 4 से विभाज्य नहीं है, फिर 43 भी ले लेंगे, फिर देखिए 45 हो जाएगा, फिर हमारा 46 भी हो जाएगा, फिर 47 भी है, 49 भी है, 54 भी है और 74 भी हो जाएगा हमारा और 94 भी हो जाएगा। कितनी संख्या हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ऐसी 12 संख्या है। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ये कह रहा है कि माना कि दो धातु हैं घनों के P और Q के क्रमशः, ठीक है, ठीक, घन है और कह रहा है कि x और y आयतन है, mn द्रव्यमान है और कह रहा है Q की प्रत्येक भुजा, ठीक है, जो भुजा है P की दुगुनी है और जो इसकी साइड जो कह रही है Q की वो दोगुनी है, P से दोगुनी है और Q का द्रव्यमान P का दोगुना है। तो ये हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है और हमें ऑप्शन से सेटिस्फाई करना है। तो हम ये देखेंगे, कह रहा है कि आयतन दिया है घनों का, ठीक है, हम ये मान लें कि ए मान लेते हैं, साइड ए हो गया, ठीक है, तो अगर हम साइड ए है तो उनका आयतन का एक क्यू वही दिया है, एक्स का मान दिया है। ठीक है, अब क्या यहाँ देखिए कहा है कि क्यू की प्रत्येक भुजा पी की दुगुनी है, ठीक है, पी की दुगुनी है, यानी ये ए है तो वो 2a हुआ होगा, तो 2a का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका y दिया गया है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि आयतन इतना है और mn द्रव्यमान है, ठीक है, mn द्रव्यमान है। ठीक, हम मान लीजिए कोई भुजा b मान लेते हैं। ठीक, मान लें अगर b बराबर हो गया, b बराबर मान लेते हैं m मान लेते हैं और 2b बराबर मान लेते हैं n हो गया, क्योंकि इसमें भी ये देखिए कहा है कि q का द्रव्यमान p का दोगुना है, जो q का द्रव्यमान है p का दोगुना है। ठीक, तो ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये कह रहा है कि u बराबर m/x और v बराबर n/y। ठीक है, अब हम देखते हैं यम की जगह क्या है, b है। ठीक है, यम की जगह b है तो b हो गया। ठीक है, यक्स की जगह एक क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही इसको देखते हैं, यन की जगह क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा और y की जगह क्या हो जाएगा, 8a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है कौन सा सही है। ठीक, तब ये देखिए ये हो जाएगा, ये बी है, सॉरी, एक मिनट, हम ऑप्शंस के लेके चलते हैं, ऑप्शन में रखेंगे
ठीक है। अब यहाँ देखिए u बराबर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर हम रखते हैं u बराबर ये दिया हुआ है b अपॉन एक क्यू इक्वल टू 4 गुना, और v का मान ये है तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2b अपॉन 8a क्यूब। ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ये b से b कट गया, एक क्यूब से एक क्यूब कटा, 4 दूना 8, और ये 2 से 2 कट गया। ठीक है। तो यानी ये ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन हमारा इसको सेटिस्फाइड कर गया। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ठीक है। देखिए एवरेज का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है। यदि छात्रों का समान आयु के हों और शिक्षक तथा प्रत्येक की आयु का अंतर 20 वर्ष हो तो शिक्षक की आयु कितनी होगी। ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि हमें ये कह रहा है कि टीचर है, ठीक है, और जो तीनों स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनकी जो आयु है वो समान है, और कह रहा है कि शिक्षक तथा प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 है। तो हम ये मान के चलें अगर टीचर का आयु t है तो स्टूडेंट का क्या होगा t माइनस बी। ये क्वेश्चन में दिया है ना कि आयु का अंतर 20 है, तो हम ये मान लें ये हो गया टीचर, ठीक है, प्लस t माइनस बी, ये एक स्टूडेंट का हो गया, दूसरा का भी यही हो जाएगा क्योंकि ये सेम है ना, सेम छात्रों का आयु हो जाएगा, और ये भी होगा t माइनस 20। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि कितने, 1 2 3 4 संख्या होगी इनकी 4, क्योंकि एक शिक्षक 3 छात्र और इनका एवरेज दिया है ऊपर 20। ठीक। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t प्लस, सॉरी यहाँ देख लेंगे 1 2 3 4 यानी 40 ये हो जाएगा, माइनस 20 20 20 माइनस 60 हो जाएगा बट्टे 4, और ये हो गया 20। तो हम लिख सकते हैं 40 बराबर, सॉरी 40 माइनस 60 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। ठीक है। 4t बराबर हो जाएगा 140, और t बराबर हो गया कितना हो जाएगा 35। ये हो गया हमारा सी आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इसमें करा है एक व्यक्ति ने कार खरीदी 3 लाख में बेच दी, यदि उसे 20% की हानि उठानी पड़ी तो उसने कार कितने रुपए में खरीदी होगी, यही बताना है हमें। ठीक है। कास्ट प्राइस उसकी बतानी है, तो हम ये मान के चलते हैं हानि हुई है। तो एक चीज़ ये बताइए, हम 100 यूनिट मान लेते हैं, वो कार 100 यूनिट की खरीदी होगी। ठीक। तो कह रहा है 20% की हानि उठानी पड़ी, तो 20% की हानि उठानी पड़ी यानी वो 80 रुपये में बेची होगी, 80 यूनिट में, सॉरी 80 यूनिट में बेची होगी। तो वही कह रहा है कि ये 80 यूनिट में यहाँ बेच रहा है और 3 लाख में यहाँ बेच रहा है, यानी 80 यूनिट के बराबर 3 लाख है। ठीक है। तो हमें कह रहा है कि ये 80 यूनिट के बराबर 3 लाख है, तो हमें 1 यूनिट का मान निकालना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3 लाख बट्टे 80, और हमें कह रहा है कितने में खरीदी होगी, तो सही शुरू में तो पूरे 100 यूनिट का मान निकालना पड़ेगा, 100 यूनिट में खरीदी होगी। ठीक है। तो हम देख लेंगे, इससे ये काट देंगे और बाकी ये हो गया 8 की 24 6 8 7 56 8 5 40। ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है एक वस्तु पर एक दुकानदार एक ग्राहक को निम्न छूट के विकल्प दिए गए हैं। ठीक है। और ये देखिए ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन से पता चलेगा, ये बताना सबसे अच्छा विकल्प क्या है। ठीक। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ये मान के चलिए, ये कह रहा है कि पहले हम क्या कर रहे हैं कि 10% और 20% की क्रमिक छूट और तत्उपरांत 10% की सेवा कर का भुगतान किया।
तो मतलब आप ये देखिए, क्रमिक छूट तो पता है, अगर सेवा कर का भुगतान किया तो मान लीजिए हम ये कर रहे हैं कि सेवा कर वही आपने टैक्स जो दे रहे हैं, अगर 100 रुपये की चीज़ अगर कहें 10 रुपये दे रहे हैं 10%, तो आप क्या कहेंगे 110 हो जाएगा, ठीक है। यानी 10 रुपये आप एक्स्ट्रा दिए हैं तो 110 का मान निकालेंगे। तो ऐसे ही अगर हम पहले ऑप्शन से देखें 100 गुणे कह रहा है, मान लें 100 था उसका यूनिट मान लें, तो फिर कह रहा है कि 10% और 20% की क्रमिक छूट, यानी 10% छूट यानी 90 का पड़ा होगा, फिर उसको वही 80 में पड़ा होगा 20% की छूट, और कह रहा है कि सेवा कर पर 10% यानी 110/100। इसको सॉल्व करेंगे, इससे ये कट गया, इससे ये 11×9 = 99 गुणे 8, ठीक है, बट्टे 10, ठीक है, ये इतने का पड़ेगा। फिर वही चीज़ हम इसको दूसरा ऑप्शन देख लें, 100 है तो ये क्या कह रहा है 80% और 10% की क्रमिक छूट है, तो ये पड़ जाएगा 80/100, और ये हो गया 90/100। और फिर कह रहा है कि 10% की सेवा कर भी देना है 110/100। तो हम ये देखेंगे, इससे ये कट गया, ये दोनों से ये, फिर भी वही वजन 11×99 गुणे 8/10, ठीक, ये दोनों तो सेम हो गए। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है कि मान लो 100 है, 10% का सेवा कर देता है यानी 110/100। फिर कह रहा है कि 20% और 10% की क्रमिक छूट यानी 80/100 और 90/100, तो इससे ये कट जाएगा। अब देखिए फिर वही चीज़ होगा 11×99 गुणे 8/10, यानी तीनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें, चाहे कोई भी छूट मिला तो हम ये कहेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, सबसे अच्छा विकल्प ये देखिए ऑप्शन डी, ग्राहक के लिए सभी विकल्प समान रूप से अच्छे हैं, ठीक है, सब समान रूप आ रहा, समान रूप से ही अच्छे हैं। अब आगे देखते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहे हैं, ए से जेड तक एक वर्ड दिया गया, 1 से 26 तक क्रमशः क्रमांकित किए गए हैं, ठीक है। अब ये देखिए कह रहा है GHI, इसका कोड दिया गया है 1578, ठीक है, और ये हो गया DEF का दिया गया है 912, और इसी तरह हमें बताना है किसका ABC का, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोडिंग कर लेते हैं, G का 7 होता है, H का 8 होगा, I का 9 होगा, ठीक। सबसे बेसिक चीज़ है, पहले कोडिंग कर लीजिए आप। D का 4 5 हो जाएगा, F का 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या बन रहा है इससे, ठीक है, कि 7 दूनी 14, 8, 1 माइनस चला गया इसमें से। देखिए पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ एक ये पैटर्न बन रहा है कि अगर हम 2 से देख रहे हैं, 2 से गुणा करें, 2 9 18, फिर 2 8 16, 1 17 1 7, और 2 से 14 1 15, यानी इसमें पूरे संख्या में 2 से गुणा कर दिया गया है, ठीक है, पूरे संख्या में। और यहाँ भी ये है, वही पैटर्न होगा, 2 6 12 का 2, 2 5 10 11 के 2 चौकाट 9, वही चीज़ यहाँ पे भी वही हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा 6 4 2, ये होगा हमारा 2 4 6, ये डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि इसके स्थान पे कौन सी क्या आएगा, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, पहले वही काम करते हैं, ACPQ, और ये हो गया BESU, और यहाँ दिया MNGI, ठीक है। हम ये देख रहे हैं, एक बाद BC के बाद DE, देखिए एक पैटर्न बन रहा है, +1 यहाँ पे, एक बाद A, फिर ये हो जाएगा कितना +2 जुड़ जाएगा, इसमें +3 और इसमें +4, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें करेंगे, +1 जोड़ेंगे तो M के बाद N, +2 जोड़ेंगे क्या होगा P हो जाएगा, और फिर इसमें +3 जोड़ेंगे J हो जाएगा, और I में +4 जोड़ेंगे M हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा NPJM, NPJM, ये हो जाएगा डी ऑप्शन। अब आगे की तरफ चलते हैं,
कह रहा है निम्न में से कौन सी बड़ी संख्या है। ठीक है, आप ये देखिए कि यहाँ पे सारे माइनस हैं। माइनस को कैसे अगर बदलना होता है, सबसे पहले से इसका माइनस बदलेंगे। तो ये सीधी सीधी बात है कि जब हम इस संख्या को पलट देंगे तो माइनस क्या है, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये आप जानते होंगे पहले से भी। तो हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 को पलटेंगे 2 हो जाएगा, तो ऊपर 6 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ऊपर 3 हो जाएगा। ठीक, और इसको करेंगे 3 पावर 4 हो जाएगा, और इसके 6 पावर 2 हो जाएगा। अब इसको देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। ठीक, और ये कितना था, ये भी 64 हो जाएगा, और ये 81, ये 36। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में ये कह रहा है अधिकतम लंबाई दी गई है, यक्स क्या होगी जिसे इतना मीटर और इतने मीटर का पूर्णांक गुणज है। ठीक है, हम इसमें भी क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन के यहाँ लिखते हैं। ये हो गया 7/2 और ये हो गया 35/4। ठीक, तो वही बात है, फिर एचसीएफ निकालेंगे। अभी हम अगले क्वेश्चन में ऐसे ऊपर बताए थे आपको, इसका एचसीएफ निकालेंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक, एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, और एलसीएम हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 4 एकम 4, 3/4। ठीक, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक आंकड़ा दिया गया है और इसमें ये कह रहा है कि किस समाधि में प्राकृतिक विकास दर अधिकतम थी। ठीक है, जो प्राकृतिक विकास समाधि में जो प्राकृतिक विकास दर सबसे अधिकतम थी किस में थी। तो सबसे पहले हम सबका न निकाल कर जो ऑप्शन में दिया हम उसके निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि 1911 से 1921 का निकाला है, ये जन्म दर है, ये मृत्यु दर है, तो इनको माइनस करके निकालेंगे। ठीक है, विकास दर क्या थी। ठीक है, क्योंकि जन्म दर में से मृत्यु दर घटाएंगे तभी तो हमें विकास दर पता चलेगा। तो हम ये देखते हैं कि 1911 से 1921 में अगर इसको हम घटाते क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 11 में 5 6, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6.21 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अब किस में दिया है। अब 1941 से 1951 ऑप्शन में देख के हम निकालेंगे। 1941 से 1951 इसमें कि क्या होगा, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 12। ठीक, 12.5 ये आ जाएगा। फिर अब देखेंगे ऑप्शन क्या है। सॉरी, वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम ये देखते हैं। ठीक है, अब 1961 से 1971 का देखेंगे, इसका देखेंगे। ठीक, तो इसमें हम अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आ जाएगा 2 कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। ठीक है, और 1971 से 1981 में देखेंगे कितना हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन में वही पूछा है, तो ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 3.22। ठीक, तो हमें ये कह रहा है कि अधिकतम विकास दर कौन सा है। तो हम ये देखेंगे कि अधिकतम विकास दर क्या है, 1971 से 1981, ये डी हो जाएगा क्योंकि इसमें 22.3 सबसे अधिक है। ठीक है, अब
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये दिया है 1.272727, हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1.27 पे बार, ठीक है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं 1+27 पे बार, तो हम ये कहेंगे 1+ ठीक 27 पे जितने बार होते हैं उतने 9 हो नीचे आ जाते हैं, ठीक है। हम 9 से काटेंगे 32 27 और 11, ठीक है। और इसको अब कर देंगे 1+, ये हो जाए 14/11, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3 4 5 6 यानी 3 4 5 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 2 शेष बचता है। तो हम ये देखेंगे, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं हम, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, एलसीएम निकालने के कैसे निकालते हैं, पहले हम एक संख्या कोई 3 लिख देंगे, फिर 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, फिर 5 को लिखेंगे, 6 में 3 दूना 6 पहले से है इसमें, तो हम ये एलसीएम हो जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 20 20 3 60, ये हमारा हो गया एलसीएम, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये होगी आपका 1000, ठीक। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, कह रहा है कि ये 3 4 5 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 2 बचता है, तो हम पहले जो एलसीएम है उससे भाग देंगे, इसको देखेंगे, ठीक। तो ये हो गया 60, ये हो गया 400, ठीक। फिर हो गया 360, 6 में जाएगा 40 शेष बच रहा है हमारे पास, ठीक है। शेष 40 बच रहा है, तो जाहिर सी बात है हम इसमें क्या जोड़ें कि पूरी पूरी भाग चला जाए, तो हम इसमें 20 जोड़ेंगे ना, ठीक है। हम इसमें 20 जोड़ दें 40 में तो पूरी पूरी भाग चली जाएगी, ठीक। तो हम ये कहेंगे 1000 में प्लस 20 जोड़ दें तो ये पूरी कट जा रही है इससे, 3 4 5 6 से, ठीक है। ये हो गया, ये पूरी क्या है कि 3 4 5 6 से विभाजित हो जाए पूरी तरह से, लेकिन हमें ये कहना है कि 2 शेष बचता है हर बार प्रत्येक बार, तो इसमें 2 जोड़ देंगे, ठीक है। 1022, ये हो गया हमारा आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक शहर की वयस्क समष्टि में 40% पुरुष और 30% महिलाएं विवाहित हैं, ठीक है। कह रहा है विवाहित वयस्क समष्टि का प्रतिशत क्या है, हमें विवाहित वयस्क का बताना है, ठीक है। आंसर, यदि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह नहीं करता है और कोई भी महिला एक से अधिक पुरुष से विवाह नहीं करती और उनमें से कोई विधवा और विधुर नहीं है, ठीक। तो आइए हम ये देखते हैं कि मान के चला ये 100 है, ठीक है। तो कह रहा है कि 40% पुरुष, ये पुरुष हो गया, ठीक। और कह रहा है 100 में मान ली 30% महिला जो है विवाहित है, लेकिन एक चीज़ यह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह नहीं किया है और कोई भी महिला एक से अधिक पुरुष, यानी हम ये 40 और 30 बराबर हैं, हम इनका रेशियो पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। रेशियो इसीलिए कि हमें बराबर करना पड़ेगा 40 और 30 को, तो ये 40 और 30 को बराबर कैसे करेंगे, 4:3, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या हो गया 4 और 3 हो गया। अगर हम इसको बराबर करना है तो कैसे करेंगे, आपको पता है बराबर करने के लिए इसमें 4 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से, तब ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम देखिए ये 3 से किए हैं, 4 से जो यूनिट लिए हैं उसमें भी 300 होगा, ये 300 हो जाएगा, ठीक है। पुरुष टोटल कितने हुए 300, और यहाँ 4 से किए हैं तो इसमें भी 400 हो जाएगा गुणा, तो ये जैसे ये 300 हो गया, ये 400 हो जाएगा महिला का, ठीक। अब देखिए ये जैसे 3 आया, इसमें गुणा किया हम 4 से दिए तो इसमें भी हो जाएगा। अब कह रहा है कि 30%
40% पुरुष और 30% महिला विवाहित है। तो 40% क्या हो जाएगा इसका 300 का 120 और इसका महिलाओं में क्या हो जाएगा 30% 120। तो हमें यही बताना है कि विवाहित वयस्क समष्टि का प्रतिशत। तो टोटल कितने हो गए 240 और कितने पे 700 पे गुणे 100। ठीक है, ये 100 से ये कट जाएगा, ये कटेगा 7 की 21 और 3 बजे 7 को 28 2/7 34 सही 2/7 ये हो जाएगा सी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि 51 27 35 62 75 को 100 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, कह रहा है कि 51 27 35 62 और 75 को 100 से, तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे छोटा करेंगे। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले हम इसको 25 से देखते हैं। 25 से काटे 25 दिया 75 2500 का 100। पहले 25 से काटे, फिर 2 से देखते हैं 2 दूनी 4 और ये हो गया 31। ठीक, अब ये देखिए अब 2 से भाग देंगे सब में तो यहाँ क्या बचेगा 51 में देंगे तो हमारे पास एक शेष बचेगा। ठीक है, 51 में एक शेष बचेगा, 27 में भी एक शेष बचेगा, इसमें भी एक शेष बचेगा, इसमें भी और इसमें भी जो 3 है इसमें भी एक शेष बचेगा। तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा हम लोगों का। ठीक है, शेषफल 1 नहीं माना जाएगा। इसीलिए नहीं होगा क्योंकि हमने तो ये पूरा छोटा करके हम लोगों ने तो पहले हम किससे काटे थे 25 से, तो इसमें 25 का गुणा होगा। फिर हमने कितने के से काटे 2 से काटे तो फिर ये 2 से गुणा हो जाएगा 25 दूना 50। ऐसा इसीलिए हम लोग किए हैं। जैसे आप मान के चलिए कि ऐसा इसीलिए कि चलिए एक हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 18/4, ठीक है, इसका क्या शेषफल बचेगा। तो ऐसे देखेंगे तो कितना बच रहा है 2 बच रहा है। ठीक, और ऐसे हम छोटे करके फ्रैक्शन करें इसका ज़्यादा और छोटा कर दें तो ये कितना हो जाएगा 2 से अगर काटे तो ये हो जाएगा 9/2। अब देखिए कितना शेष होगा 1 बचेगा। तो ठीक है, यहाँ पे 2 बच रहा था, यहाँ पे 1 बच रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने 2 से इसको विभाज्य किए थे। तो यहाँ पे भी जो 1 आया उसमें 2 से गुणा करेंगे तो हमारे असली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर 50 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है नेक्स्ट 2500 की एक धनराशि है XYZ में इतने के अनुपात में वितरित किया जाता है। अधिकतम अंश और न्यूनतम अंश के बीच अंतर बताइए। ठीक है, कभी भी आप ये ध्यान दीजिएगा 1/2 रेशियो 3/4, ठीक है, 5/6 ऐसे दिया हो अनुपात में दिया हो तो इसको क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए नीचे वाले का LCM लेके पलट देते हैं। तो LCM 2 4 6 का LCM क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या होगा 2 से 2 6 के 12, 4 से देंगे 4 3 12 3 3 की 9, 6 से देंगे 6 दूना 12 2 5 10 ये हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि ये हो गया XYZ का ये अनुपात हो गया। अब इसी अनुपात में हमें 2500 को बांटना है 10 9 19 6 25। ठीक है, यानी 2500 25 के मान के बराबर है। तो एक यूनिट का हो गया 100। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि सबसे अधिकतम अंश और सबसे न्यूनतम। सबसे अधिकतम हो गया 10, सबसे न्यूनतम हो गया 6। ठीक है, तो दोनों का कितने का अंतर है 4 का। एक यूनिट का मान 100 तो 4 यूनिट का 100 बराबर 400। तो ये हो गया हमारा आंसर सी। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि n के किस मान के लिए संख्या 10n+1 में अंकों का योग 2 है। ठीक है, तो हम ऑप्शन से करते हैं। सबसे पहले कह रहा है n बराबर 0 के लिए। ठीक है, यहाँ हम n बराबर 0 मान लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 10^0+1। तो किसी भी संख्या पावर 0 वो 1 होता है, 1 + 1 = 2। तो कह रहा है कि अंकों का योग 2 होना चाहिए, तो यहाँ तो बनेगा नहीं ये 2। तो ये अंकों का योग थोड़ी ना है। अंकों का योग मतलब कहने का इसका ये मतलब है कि अगर 25 है तो 2 + 5 = 7। इस तरह 2 बनना चाहिए था। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
बी ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि किसी पूर्ण संख्या n के लिए, ठीक है, तो मान लीजिए हम एक बार ये रखते हैं, n के पास 1 रखते हैं, ठीक, +1, तो ये क्या होगा 10 से 11, 11 को हम क्या लिख सकते हैं, अंकों का योग 1 + 1 = 2, तो ये सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। फिर हम चलिए अगर एक बार ये देख लेते हैं, n के जगह हम लोग 2 रख लेते हैं, ठीक है, n के 10⁻² + 1, तो ये क्या हो जाएगा 100 + 1 मतलब 101। इसके अंकों का योग देखना 1 + 0 + 1, ये भी 2 बनेगा, तो यानी ये भी सही है। ऐसे कितना भी रख लेंगे, 3 भी रख लेंगे तभी वही बनेगा, 2 ही बनेगा, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 59 क्या कर रहा है कि एक कक्षा में 3 समूह है ए बी सी, यदि समूह ए से एक विद्यार्थी, ठीक है, कह रहा है यदि समूह 1 से एक विद्यार्थी और समूह बी से 2 विद्यार्थी को समूह सी में स्थानांतरित किया गया है जाता है, तो कक्षा विद्यार्थी का औसत भार क्या होगा। ठीक, हम ये मान लें, कह रहा है कि ए से एक विद्यार्थी, ठीक है, और बी से 2 विद्यार्थी, ठीक है, निकाल कर सी में डाल दिए जाते हैं, ठीक है, यानी C+3 हो जाएगा। तब कह रहा है इनका औसत भार क्या होगा, औसत भार क्या होगा, ठीक है, यही बताना हमें। तो अगर ऐसे ए बी सी का देखिए आप, ए प्लस बी प्लस सी का औसत भार निकालें तो ऐसे ही निकालेंगे, लेकिन कह रहा है कि अगर हम उनमें से एक निकाल दें, बी से ए से एक निकाल दें, बी से 2 निकाल दें, सी से 3 निकाल दें, तो भार क्या होगा। तो हम ये देख रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और ये हो जाएगा -3, 2 1 -3 + 3, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 3, और ये भी यही पहले जैसा ये वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा औसत पे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मूल्य वर्ग दिया हुआ है 50 रुपये, 100 रुपये, 200 और 500 और 2000 के साथ, ठीक है, एक समय में कम से कम 3 मूल्य वर्गों को लेते हैं। ये लाइन याद रखिएगा, कम से कम 3 मूल्य वर्गों को लेते हैं, कितनी विभिन्न धनराशियाँ बनाई जा सकती हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन आप पता होगा, सूत्र फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि NCR = n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r, ठीक है, फैक्टोरियल। ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, ये फार्मूला का ये बेसिक ही है, ठीक है। तो एक चीज़ ये देखिए, तो कितने मूल्य वर्ग है हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 मूल्य वर्ग है, यानी n जो है वो 5 मूल्य वर्ग है, ठीक है। और कह रहा है कि कम से कम 3 मूल्य वर्गों को लेते हैं, कम से कम 3 मतलब होगा 3 तो होगा ही होगा, ठीक है, और ये मान के चलो कॉम्बिनेशन में 4 भी लेंगे, क्योंकि 5 है तो 4 ले सकते हैं, 4 में तो 3 होगा ही होगा, कम से कम 3, ठीक है, और क्या होगा 5 भी ले सकते हैं, क्योंकि 5 में भी 3 होगा, ये 2 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कम से कम 3 तो चाहिए ना, 2 में तो कहाँ होगा, ठीक। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, इस फार्मूले से, तो हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, ठीक है, r हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और ये दोनों हो जाएगा n-r 2 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बट्टे 3 गुणे 2 गुणे 1, और ये हो जाएगा 2 गुणे 1, ठीक है। तो 3 गुणे 2 गुणे 1 से यहाँ कट जाएगा, और 2 से 2 दूना 4, ये हो जाएगा 10, ठीक, ये आ जाएगा 10। और इसको देखेंगे सेम ऐसे ही करेंगे, 5 गुणे 5 का फैक्टोरियल डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ऊपर फार्मूला अभी इस तरह नहीं लिख रहा हूँ, सिमन में 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये 4 है, आर की जगह 4 लिख देंगे, तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और n-r मतलब हो गया 1 हो गया, ठीक है, तो 1 तो लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 4 3 2 से ये चला जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है।
अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। ये तो एक हो जाएगा, कभी भी n और r बराबर होता है तो उसका हल एक ही होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि, ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं, ये हो जाएगा, इसका आया था 10, ये आया था 5 और इसका आया था 1, सबको जोड़ देंगे, 10 + 15 = 16, ये हो जाएगा आंसर 16, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट कह रहा है एक शब्द दिल्ली है और जिसके सभी अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने विभिन्न 5 अक्षरी शब्द जिनका कोई अर्थ हो या ना हो, ठीक है, कोई अर्थ निकले या ना निकले, बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द डी के साथ शुरू होता है और आई के साथ समाप्त होता है, ठीक है। ये कह रहा है दिल्ली है, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि डी के साथ शुरू होता है, कितने ऐसे शब्द बना सकते जो डी के साथ शुरू होता है और आई के साथ समाप्त होता है, ठीक है, 1 2 3। आप ये देखिए, आप ये बताइए कि यहाँ तो 3 क्या है कि चाहे यहाँ पे ELH में से, ठीक है, डी और आई का तो फिक्स हो गया जगह, ELH में से क्या है कि यहाँ तो कोई भी हो सकता है, इसका तो फिक्स हो गया एक, और ये कि ये भी फिक्स हो गया, ठीक है, इनकी जगह एक फिक्स हो गया, लेकिन हम ये कह सकते हैं यहाँ पे तीनों में से कोई आ जाएगा, ठीक है, गुणे 3। अब यहाँ पे बचा 2, कोई भी 2 बचेगा एक, ठीक है, एक तो यहाँ लिख दी गया, बचेगा 2, तो यहाँ पे भी दोनों में से कोई एक आ सकता है और बचेगा अब एक, यहाँ पर कोई एक ही आएगा, तब इसको गुणा करेंगे, 2 3 6, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कर रहा है एक बोतल में द्रव ए की 20 लीटर मात्रा है, जिसमें से द्रव ए की 4 लीटर मात्रा बाहर निकाल दी जाती है और बी को उतनी ही मात्रा वापस डाल दी जाती है, ठीक है। कह रहा है ए है, बी है, ए में 20 लीटर है, इसको भी 0 मान लीजिए आप, ठीक है। कह रहा है कि जो 4 लीटर मात्रा निकाल दी जाती है ए से, यानी ये 16 हो जाएगा और इसमें डाल दीजिएगा 4 हो जाएगा, ठीक। अब क्या कह रहा है, अब ध्यान से देखिएगा, अब कह रहा है फिर से मिश्रण की 4 लीटर मात्रा बाहर निकाल दी जाती है। अब ये नहीं कहा कि ए से निकाली जाती है, अब सीधे मिश्रण की बात की है, और मिश्रण क्या है 16 और 4। अगर 4 लीटर मात्रा बाहर निकालेंगे, क्या जरूरी है कि ये 4 लीटर एक ही अनुपात में निकला है, अब ये तो नहीं पता है, तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले 16 और 4 का हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4, ठीक, ये हो गया। अब इसी के अनुपात में जो 4 निकलेगा, इसी के अनुपात में निकलेगा ए और बी का, तो हम ये मान के चल रहे हैं जो 4 लीटर हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट, ये जो 4 लीटर निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसमें ए का कितना मात्रा होगा, तो हम ये कह सकते हैं 4/, ये ए हो गया, ये बी का हो गया रेशियो 4/, और ये 5 हो जाएगा, ठीक। अगर यही कहें बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुणे, और बी कितना है 1 है बट्टे 5, ठीक, तो ये हो जाएगा 16/5 और ये हो गया 4/5, ठीक। अगर फिर हम क्या ये देखते हैं कि जो 16 है, ठीक, इसमें से अब हम कह रहे हैं कि अब मिश्रण में से हम पहला कितना निकल रहा है 16/5 निकल रहा है, ठीक है, और इसमें से कितना निकल रहा है, सॉरी, इसमें से 4/5 निकल रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं 16×5 = 80, ठीक है, और 80 में से 16 गया, कितना बचेगा 64/5 हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा 4×5 = 20, 20 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा 16/5 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि बी की उतनी ही मात्रा वापस डाल दी जाती है, यानी बी में ही डाली जाती है, बी पहले कितना था 4 था, एक तो निकाल दिया गया, ए में से तो निकाला जा रहा है, लेकिन कह रहा है उतनी ही मात्रा
बी की उतनी मात्रा वापस डाल दी जाती है, यानी 4। ठीक, अब यही हो गया हम लोग का रेशियो, यही सॉल्व करना है। ठीक है, 64/5 और ये हो जाएगा 5 को 20, 36/5, 5 से 5 गया और ये जाएगा, ये जाएगा कितने बार में, ये जाएगा 4 से काटेंगे तो ये 16 बार में और ये 4 बार में। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर 16 और 9। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक बल्लेबाज का उसकी 50वीं पारी के औसत स्कोर 46.4 था। ठीक है, और 60वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर 2.6 बढ़ जाता है। तो पिछली 10 पारियों में उसका औसत स्कोर क्या था? तो 50 पारियों का औसत स्कोर निकालेंगे तो 50 गुणे 46.4। ठीक है, फिर देखेंगे, कह रहा है कि 60वीं पारी में उसका औसत 2.6 बढ़ गया। तो भाई 46.4 में, ठीक है, 60वीं पारी में, अब ये कहेंगे 46.4 में 2.6 बढ़ गया तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 49। ठीक है, अगर जोड़ेंगे ये हो जाएगा 49। तो ये देख लेंगे ये कितना बनेगा। तो इसको हम करेंगे 1 दशमलव से 0 हटाएंगे, 4×5 = 20 और ये हो जाएगा 2, 3, 2। ठीक है, अब इसको इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? पहले तो 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा और 24×5 = 29। ठीक, इतना हो जाएगा। तो हमें 10 पारियों का निकालना है। तो 10 पारियों, ये तो 60 पारी का हो गया, 50 पारियों का हो गया। अब इसको माइनस कर देंगे इसमें से, 60 में से, तो ये हमें 10 पारी का निकल जाएगा औसत। तो 10 पारियों का औसत मतलब निकालने के लिए इसमें से हम लोग माइनस करेंगे। 2320 में 2940 में से 2320 घटाएंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 0, 2, 6, 620। और 10 पारियों को निकालना तो 10 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 62। ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है एक व्यक्ति यक्स किसी कार्य को 20% 8 दिनों में करता है। तो सबसे पहले परसेंटेज को बदलेंगे तो क्या होगा? 1/5 होगा और कह रहा है 8 दिन में करता है, 5/40, यानी एक्स हुए 40 दिनों में करता है। ठीक है, अब कह रहा है वाई उसी कार्य का 25%, 25% मतलब 1/4 6 दिनों में करता है, 6×4 = 24। वाई कह रहा है कि 24 दिनों में करता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो उस कार्य का 40% कितने दिनों में पूरा होगा? यानी उस काम का 40%। तो सबसे पहले 40 और 24 का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, टोटल काम देखेंगे कितना होगा। तो 40 और 24 का एलसीएम कितना होगा? 120 होगा। ठीक, तो ये होगा 4 × 3 = 12 और 24 बचे 120। ठीक है, अब हम कह रहा है कि तो उस कार्य का 40%, यानी 120 का 40% कितना होगा? आप निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 48 का। ठीक है, तो इसको करेंगे ये लोग कितने में? 5 × 3 = 8। ठीक है, एक दिन का काम आ गया ये। तो 8×6 = 48, 6 हो गया आंसर हम लोगों का। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा पीडीएफ एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है। कह रहा है कि एक कार है जो भी किमी प्रति आवर की औसत चाल से स्थान x से y तक की यात्रा करती है, y से x तक के 2v से औसत चाल से, फिर x से y तक 3v से। ठीक है, हमें टोटल मिला के औसत चाल बताना है इसकी। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि एक दूरी दिया गया है, ये हो गया, x दिया गया है, ये y दिया गया है। ठीक है, और हम मान लें कि दूरी कितना a होगा। ठीक, तो हम ये जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, इसी से हम लोग लगा लेंगे और एवरेज निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है कि स्थान x से स्थान y तक यात्रा करती है v किमी प्रति आवर की चाल से।
तो हम मान लें ए से अगर बी से अगर चाल चलेगी तो ये क्या आएगा, ये हम लोग का टाइम आएगा, दूरी, और दूरी में चाल से भाग देंगे तो हम लोग का टाइम आएगा, प्लस फिर कह रहा वाई से एक्स तक 2v किलोमीटर प्रति आवर की औसत चाल से, यानी वाई से एक्स तक फिर ए चल रहा है, ये हो गया 2v। फिर कह रहा है कि एक्स से वाई तक 3v से, फिर ए अपन 3v। फिर कह रहा है कि वाई से एक्स तक 4, तो ए फिर चलेगा 4v से, ठीक है। ये हो गया क्या है हम लोग का टाइम आ जाएगा। अगर टाइम में टोटल दूरी से अगर हम भाग दे दें तो औसत चाल पर प्राप्त हो जाएगा। तो टोटल दूरी कितना चला, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4a, ठीक है। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, v का 2v 3v 4v, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12v, ठीक है। तो ये v से v कटेगा, ये हो जाएगा 12a प्लस 6a प्लस 4a प्लस 3a, ठीक है, यही तो आएगा। तो ये और ये हो जाएगा 4a, तो टोटल हो जाएगा ये 4a अपान 12 6 18 4 22 3 25a अपान 12v, ठीक है। ए से ए कट जाएगा, ये हो जाएगा 12 चौको 48v अपान 25, इसको हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा 25 से कम 25, ठीक है, और फिर होगा 0.92 भी किमी प्रति आवर। तो अब ऑप्शन देख रहे हैं, कह रहा कि भी किमी से कम है, तो भी पहले कितना था आप ये देखेंगे, ठीक है। तो अगर v के सिर्फ निकालेंगे तो कितना होगा, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि v से तो भाई ज़्यादा ही है ये, ठीक है, और 2v से कम है 1.92 है, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है एक वर्ग और एक वृत्त के प्रतिच्छेदन के बिंदुओं की न्यूनतम संख्या 2 है, ठीक है। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि एक वर्ग और एक वृत्त की प्रतिच्छेदन के बिंदुओं की अधिकतम संख्या 8 है। तो हम ये कह रहे हैं एक वर्ग है, अगर पहले क्वेश्चन पहले ऑप्शन जैसे जाए तो पहले स्टेटमेंट से, और एक वृत्त की प्रतिच्छेदन बिंदुओं की न्यूनतम संख्या, ठीक है, न्यूनतम संख्या 2 है, तो ऐसा नहीं है। तो क्योंकि ये सर्किल ऐसे भी बन सकता है, वृत्त ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, न्यूनतम 0 हो सकता है, ठीक है, 2 तो होगा नहीं। फिर कह रहा है एक वर्ग और एक वृत्त के प्रतिच्छेदन की बिंदुओं की अधिकतम संख्या 8 है, ठीक। ये दूसरा अगर स्टेटमेंट लें, कह रहा है एक वर्ग है, ठीक, और एक वृत्त का प्रतिच्छेदन, तो कह रहा है कि 8 है। तो अब देख लेते हैं, ये हो गया 1 2, यहाँ पे काटेगा ये जैसे सर्किल यहाँ जाएगा 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया हम लोग का, केवल बी, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है एक व्यक्ति को धारा की उल्टी दिशा में जाने की अपेक्षा धारा, ठीक है, धारा प्रवाह की दिशा में किसी निश्चित दूरी को नाव द्वारा खेने में आधा समय लगता है, ठीक है। हम ये मान ले रहे हैं कि नाव हो गया, नाव की चाल x किमी प्रति आवर, ठीक है, और धारा की चाल हो जाएगी y किमी प्रति आवर, ठीक। अब हम देखते हैं, कह रहा है कि अगर हम ये मान के चलें कि टोटल दूरी a है, ठीक है, टोटल दूरी a है, तो कह रहा है कि धारा की उल्टी दिशा में जाने, तो धारा की उल्टी दिशा में जाने तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। धारा की उल्टी दिशा में जाने की अपेक्षा धारा प्रवाह की दिशा में किसी निश्चित दूरी को, धारा प्रवाह की दिशा में मतलब धारा प्रवाह की दिशा में जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएंगे उनके चाल,
और विपरीत जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये कह रहा है ये दूरी हो गया अगर विपरीत जा रहा है, अगर धारा प्रवाह में जा रहा है तो x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि निश्चित दूरी को नाव खेने में आधा समय लगता है। ठीक है, यानी इसका आधा समय लगता है। ठीक है, अब क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे, ए अपन एक्स माइनस वाई। ठीक है, और ये हो जाएगा 2a एक्स प्लस वाई, ए से ए कट जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, अगर यहाँ सॉल्व करें तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x माइनस 2y। अब हम ये देखेंगे, तो ये अगर x को इधर ले जाएं तो एक x और ये हो जाएगा 3y। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा x अपन y बराबर 3:1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या दिया गया है, ऐसे नहीं, प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर 63 है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कह रहा है कि वर्गों का अंतर x माइनस वाई स्क्वायर बराबर कह रहा है 63। ठीक है, सॉरी, कह रहा है 63 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू 63। और 63 को क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, अगर हम इसका गुणनखंड बनाए 63 का तो कितनी बार पॉसिबल है, हम लिख सकते हैं कि एक तो हो जाएगा 63 इंटू 1। ठीक, दूसरा हो जाएगा 21 इंटू 3, तीसरा हो जाएगा 9 इंटू 7। ठीक है, तो ये चीज़ आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो ये 63 है ये x प्लस वाई मान लेते हैं और इसको x माइनस वाई मान लेते हैं एक को। तो अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो x प्लस वाई 63 और x माइनस वाई बराबर 1, अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 64 और x बराबर हो गया 32 और y बराबर हो जाएगा 31। तभी ये देखिए, अगर हम अगर x के जगह 32 लिख दें, y की जगह 31 लिख दें तो ये हो जाएगा 63। ठीक है, और x माइनस वाई मतलब 1, ये इसी फॉर्मेट में है, ये जो है आप चाहे तो इसी फॉर्मेट लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे अगर देखेंगे तो फिर हम 21 को देख लें तो x प्लस वाई बराबर 21 और x माइनस वाई बराबर 3। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और y बराबर हो जाएगा 9। ठीक, और फिर इसको देखें 9 7 को देख लें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 7। ठीक, ये कट जाएगा तो x बराबर ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और y बराबर 1 हो जाएगा। अगर आप इसमें रख के देखेंगे तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 63 है, ये इसका अंतर होगा और इस बात का ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सॉरी, इसका आंसर ये हो जाएगा, मतलब ये तीनों सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ये इसी के फॉर्मेट में लिखे गए हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या कह रहा है कि भिन्न दिया गया है 2/3 इतना और इतना के अंश और हर में 5 जोड़ दिए जाए तो निम्न में से कौन सा मान न्यूनतम परिवर्तन होगा, सबसे कम कौन सा परिवर्तन होगा। तो हम ये देखेंगे कि 2/3 जो है अगर भाग देंगे कितना होगा, ये हो जाएगा
0.66, ठीक है। और 3/4 को भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.75। और 4/5 को देंगे हम लोग भाग, तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का 0.80 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 5/6 अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0 मतलब 0.83, ठीक है। अब कह रहा है कि अंश और हर में 5 जोड़ दिया जाए, तो 5 मतलब ये हो जाएगा कि ये हो गया 7/8, ठीक है। अंश और हर में अगर हम 5 जोड़ रहे हैं तो जैसे 2/3 में अगर हम 5 अंश में 5 हर में जोड़ें तो 7/8, ऐसे ही आगे ये हो जाएगा 8/9, ठीक है। और ये हो जाएगा 9/10, और ये हो जाएगा 10/11, ठीक। फिर अब इसको देखते हैं कितना आएगा फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा, अगर इसको हम लोग 7 में 8 का भाग दें तो ये हो जाएगा 0.87, और इसको देते हैं पॉइंट, ये हो जाएगा 8 और 9, और इसको देखते हैं तो 0.90, और इसको देंगे तो ये भी हो जाएगा 0.90। अब देखना सबसे न्यूनतम परिवर्तन किस में हुआ, तो सबसे न्यूनतम परिवर्तन देखेंगे तो लगभग अगर हम इसमें देखें, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, लगभग ये हो जाएगा आपका 20 लगभग, ठीक। और इसमें अगर ये देखें तो इसमें कितना हो जाएगा, ये लगभग 0.14, ठीक है। अगर इसमें हम परिवर्तन देखें तो ये हो जाएगा 0.10, और इसमें परिवर्तन देखें तो हो जाएगा 0.7। तो सबसे न्यूनतम तो यही हो रहा है 5/6 में, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। ये कह रहा है एक अंक n जो है 3 से बड़ा है और भाज्य है 3 से, ठीक है। जैसे एक अंक है जो 3 से बड़ा है और 3 से भाज्य है लेकिन 6 से भाज्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 4 से भाज्य। हमें ये देखना जो ऑप्शन में दिया है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 4 से भाज्य होगा जिसका हम n मान रखें। तो n का हमें 3 से ज़्यादा मान रखना है, और ये है कि 6 से भाज्य ना हो और 3 से हो, तो ऐसा कौन सा हो जाएगा, 6 होगा नहीं, क्योंकि 6 तो 6 से भाग जो 9 हो जाएगा, ठीक। तो हम ऐसे देखें, तो अगर इसको हम ऑप्शन में रखते हैं n बराबर 9 को ऑप्शन में अगर रखते हैं सब में, तो ये होगा 2 × 9, तो 18 क्या 4 से भाज्य है, नहीं, तो कट जाएगा। फिर इसको देखते हैं, ये इंटू 9 27, ये भी नहीं होगा 4 से भाज्य। फिर इसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 4 22, ये भी 4 से भाग नहीं जाएगा, ये भी नहीं होगा। और इसमें देखते हैं 3 × 9 + 1, तो ये हो जाएगा 28, तो ये 4 से भाग चला जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक। कह रहा है कि यदि 1 लीटर पानी का भार 1 kg है, तो 1 लीटर पानी का भार कह रहा है, तो हम ये देखें 1 लीटर पानी का भार 1 kg के बराबर है, तो कितने घन मिलीमीटर पानी का भार, ठीक है, 0.1 ग्राम होगा, ठीक। 0.1 ग्राम का मान निकालना है, तो हम ये कह सकते हैं कि आप जानते हैं कि 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 सेमी क्यूब, ठीक। और 1 सेमी क्यूब बराबर क्या लिखेंगे हम, 1000 mm, मतलब मिलीमीटर, ठीक है। घन भी लिख सकते हैं, मिलीमीटर घन में जाएगा। और फिर क्या होगा, अब 1 kg बराबर होगा 1000 ग्राम, तो हम ये जानते हैं, यहाँ से ये देखिए, अब थोड़ा कलर चेंज कर लें, 1000 ग्राम किसके बराबर है, 1 लीटर के, और 1 लीटर में इतना सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 1000 mm, तो गुणे 1000 mm, ठीक। तो अब देखेंगे
तो 1000 से 1000 ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, इतना mm³ के, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, 0.1 ग्राम का मान निकालना है। तो 0.1 ग्राम क्या होगा कि हम 1 में अगर 10 से भाग दे रहे हैं तो 0.1 हो जाएगा, ठीक है। जब इधर 10 से देंगे तो यहाँ भी देंगे, तो यहाँ भी देंगे, ठीक है, 10 से भाग देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 ग्राम बराबर 100, ठीक है, मिलीमीटर घन हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि पानी से भरे हुए एक बर्तन का भार 40 केजी है। यदि यह 1/3 भरा हुआ है तो इसका भार 20 केजी हो जाता है। खाली बर्तन का भार क्या होगा, ठीक है। हमें खाली बर्तन का भार बताना है और कह रहा है पानी से भरे हुए एक बर्तन, यानी हम मान लें बर्तन x हो गया और पानी से भरा हुआ है y, ठीक है, और दोनों का भार क्या हो गया, 40 हो गया, ठीक। और फिर क्या कह रहा है कि यदि यह 1/3 भरा हुआ है, ठीक है, यानी बाल्टी के तो भार वही है, मतलब बाल्टी का भार जो है तो, लेकिन पानी जो कह रहा है 1/3 भरा हुआ है, ठीक है, और इसका भार 20 है, ठीक। तो हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो y माइनस y/3 इज इक्वल टू 20, ठीक है। ये हो जाएगा 3y में से y गया 2y, और 2y में से 2y/3 इज इक्वल टू 20, और इससे ये कैंसिल आउट 10, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 30 और x बराबर हो गया 10। तो हमसे क्या पूछा है, खाली बर्तन का भार, तो x था बाल्टी का भार, तो यही हो गया 10 आ गया आंसर हमारा, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दिया गया है एक मेढक फिसलन वाली दीवार पर, ठीक है, 4.5 मीटर गहरे यानी 4.5 मीटर गहरे एक कुएं से बाहर आने की कोशिश करता है। प्रत्येक बार मेढक 30 सेंटीमीटर फुदकता है, यानी प्रत्येक बार 30 सेंटीमीटर फुदकता है, फिर कहता है और 15 सेंटीमीटर नीचे सरक जाता है। यानी फिर क्या होता है वो कि पहले तो 30 सेंटीमीटर फुदकता है, लेकिन फिर क्या होता है उसी क्षण कि 15 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाता है। तो टोटल कितना चढ़ता है वो, 15 सेंटीमीटर, ठीक। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि भाई पहली बार में तो 30 ही चढ़ रहा है ना, पहले बार फुदक रहा है 30 है, ठीक। तो इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या कह रहा है, कुएं से बाहर आने के लिए मेढक के लिए जरूरी फुदकन की संख्या क्या होगी, कितनी बार वो जंप करेगा कि वो कुएं से बाहर आ जाए। तो आप ये देखिए 4.5 मीटर मतलब अगर सेंटीमीटर बदले तो क्या होगा, 450 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि भाई जो लास्ट बार की संख्या है कि 450 जो है, अब जो लास्ट में जो भी होगा तो भाई लास्ट में तो चढ़ ही जाएगा, वो तो नीचे सरकेगा नहीं, ठीक है। आप समझिए इस बात को कि जो लास्ट होगा जंप, लास्ट वाली जंप वो तो 30 सेंटीमीटर का लेगा। तो हम क्या करेंगे, 450 से 30 एक फुदकन उसका निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि पहली बार तो 30 ही सेंटीमीटर जा रहा है। तो कितना बचा हमारे पास, 420, ठीक है। चार सौ बीस, अब ये देखेंगे 420 कितनी फुदकन में पार किया, ये कितनी जंप लिया, 15 बार। तो 15 से अगर देखेंगे ये हो जाएगा 15 दूना 30 और 15/120, 28 बार, यानी वो 28 बार जंप किया तो 420 बार गया। फिर लास्ट में क्या हुआ, जब एक बार जो लास्ट जंप मारेगा वो तो 30 सेंटीमीटर का मारेगा, तो प्लस वो एक, तो कितना हो गया, 29। ये हो गया आंसर, ठीक है। इसी के साथ ये सेशन समाप्त हुआ, और थोड़ा बहुत एडजस्ट कीजिएगा पीडीएफ की वजह से, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम अगर अच्छा लगे तो बताइएगा, फिर से वीडियो में बनाऊंगा, और जिस टॉपिक का बोलेंगे या तो अभी PYQ चालू रखेंगे, तो आप ज़रूर सजेशन कीजिएगा कमेंट में। थैंक यू। और अच्छा लगे तो
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।